लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी। कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी थी कि जब भी हम कोई लूप चलाएंगे या जब भी हम लोग एक लूप के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो वाइल लूप हो चाहे वो फॉर लूप हो, तो उस लूप के अंदर अगर हमें किसी पॉइंट पे आके अपने लूप को बंद करना है, अपने लूप को क्लोज करना है, देन हम लोग ब्रेक का यूज कर रहे थे। और अगर हमें उस चीज को चलते रहने देना है तो हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू का यूज कर रहे थे। इस तरह से हम लोगों ने ब्रेक और कंटिन्यू ये पढ़ा था वाइल लूप के अंदर। इसका मैंने आपको कोड भी भेजा था, है ना। सो नाउ आज हम लोग बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की, कि डार्ट के अंदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कैसे काम करते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का मतलब है कि इफ एल्स वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे काम करेंगी, स्विच स्टेटमेंट्स वगैरह कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे वैसे मैंने बहुत सारे इसमें फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप को भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप डिसीजन मेकिंग का एग्जैक्ट पार्ट नहीं है, पूरी तरह से पार्ट नहीं है डिसीजन मेकिंग का, बट ठीक है, हम लोग अभी इनिशियलाइजेशन में इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं एज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। देन फर्दर जब हम लूप के बारे में पढ़ेंगे तब इसको और डिफाइन करते जाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जब हमारे पास में मल्टीपल कंडीशंस होती है, ठीक है ना, जब हमारे पास में नंबर ऑफ कंडीशंस होती हैं, तो उन नंबर ऑफ कंडीशंस के बिहाफ पे जो भी सुटेबल कंडीशन होती है उसके अंदर हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुटेबल कंडीशन होने का मतलब क्या है एग्जैक्टली, कि सुटेबल कंडीशन भाई क्या चीज़ है? सुटेबल कंडीशन का मतलब यहाँ पे कि लेट सपोज हमारे पास कोई वैल्यू है 10, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई ये जो 10 वैल्यू है, अगर मेरे पास में कोई भी एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू 10 या उससे छोटी है, या तो 10 हो या उससे छोटी हो, तो ये प्रिंट करा दो। अगर उसकी वैल्यू 10 से बड़ी हो तो ये प्रिंट करा दो। तो ऐसे केस में जब हम कोई डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ कंडीशंस ले रहे हैं, इस चीज को हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स वैसे तो हमारे पास में 5 तरीके की हैं। यहाँ पे नंबर मिस्टेक यहाँ पे हो गया, 4 और 5 तरीके की हमारे पास में है। इफ एल्स, इफ एल्स इफ एल्स, नेस्टेड इफ और स्विच। ये 5 तरह के हमारे पास में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं। बाकी ये 3 जो है लूप्स हैं, ओके ना। लूप से हम लोग मतलब एक वैल्यू का लूप चला के, एक सिस्टमैटिक लूप चला के हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में 8 तरह की चीजें पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि 5 हमारे पास में प्रॉपर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स ही कहलाएंगे, बाकी 3 हमारे पास लूप्स हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में है इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे हम सिर्फ इफ स्टेटमेंट की बात करेंगे, इफ एल्स या इफ एल्स इफ की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इफ की बात करेंगे। इफ क्या होता है? तो यहाँ पे जब भी हम लोग इफ को लगाएंगे, इफ को चालू करेंगे, दैट मीन्स इफ क्या होता है, इफ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, ये जो इफ स्टेटमेंट वाला पार्ट है, ये जो मैंने आपको डार्ट की सीरीज भेजी थी ना, अभी डार्ट का पार्ट 2 जो मैंने आपको भेजा था इसके अंदर, आपकी पीपीटी के अंदर, ये उसी का पार्ट है अगेन, ठीक है। उसी में सब कुछ डिफाइंड है। आप लोग अपनी पुरानी वाली जो पार्ट 2 की जो डार्ट की सीरीज थी उसको देख के आप समझ सकते हो उसको, ठीक है। सो नाउ द पार्ट इज कि व्हाट इज इफ। इफ क्या होता है? तो इफ स्टेटमेंट हर बार आपकी कंडीशन को चेक करता है, ओके। लेट सपोज हमारे पास में नंबर है 10, ठीक है, और हमने ये बोल रखा है कि भाई जो भी नंबर हमारे पास में 10, मतलब अगर हमारे पास नंबर 10 से छोटा हो या 10 हो तो क्या करो, उसको एग्जीक्यूट करा दो, और अगर नहीं हो तो उसको एग्जीक्यूट मत कराओ। कैसे हो सकता है ये? जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स का फॉर्म भरते हो, है ना। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म के लिए आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 ईयर्स नहीं है तो फिर क्या होगा, आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। बिल्कुल सेम केस में क्या होगा, लेट सपोज हमारे पास में एज हो गया 18, ठीक है ना, और हमने बोला कि भाई अगर सामने वाले की एज जो है वो 18 या 18 से ऊपर हो तो उसको फॉर्म भरने दो, यू आर एलिजिबल, और अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है ये स्टेटमेंट, ये इस कंडीशन को चेक करता है कि भाई ये कंडीशन हमारे पास सही है कि नहीं। अगेन बुलियन वाली बात है यहाँ पे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू होने के केस में आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, या जो भी आप वहां पे कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अदरवाइज वो उस कोड को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे इफ स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि इफ स्टेटमेंट पे हम लोग काम कैसे करेंगे।
ये हमारे पास में एक वैल्यू है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, डार्ट नाम से एक नई फाइल हम लोगों ने क्रिएट कर ली है यहाँ पे। लेट्स सपोज इसको सेव भी कर लेते हैं। तो हमने बोल दिया यहाँ पे स्टेटमेंट्स डॉट डार्ट करके हमने कुछ यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, वॉइड मेन। मेन मेथड हम लोगों ने क्रिएट करा, ये हमारे पास मेन मेथड आ चुका है। मेन मेथड आने के बाद में लेट सपोज हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, नाम था एज, इक्वल्स टू लेट सपोज हमने वैल्यू डाल दी 70, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे कहा इफ अगर मेरे पास जो एज है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, ठीक है, उस केस में क्या हो जाए मेरे पास में, उस केस में आप प्रिंट करा दो कि यू आर एलिजिबल फॉर फिलिंग द एग्जाम, ठीक है। अगर ऐसा ना हो, ठीक है, अगर हमने ये कर दिया है, ठीक है ना। अब अगर ये होगा, अगर ये चीज एग्जैक्ट होगी, मतलब अगर एज हमारी 17 होगी, एज अगर हमारी 18 या 18 से ऊपर होगी, तो ये हमें बोल देगा कि भाई ठीक है आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और अगर ये 18 से ऊपर नहीं हुई तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो हमने इसको रन कराया, इसको रन कराते हैं। जैसे हम इसको रन कराएंगे, रन कराते ही हमारे पास अभी कुछ भी निकल के नहीं आया है। ओके, निकल के क्यों नहीं आया है, कुछ निकल के नहीं आया है, लेट्स सी क्यों निकल के नहीं आया है इसमें। करते हैं, देखो अब इसने, देखो हमें ना कुछ निकाल के नहीं दिया, इसने ना कुछ भी हमें प्रिंट करके नहीं दिया है। प्रिंट ना करने का रीजन क्या है, क्योंकि हमने वैल्यू यहाँ पे डाली हुई है 17, ठीक है, और हमने बोला हुआ है कि भाई एज जो है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। तो ऐसे केस में क्या किया इसने, इसने हमारी इस पार्ट को इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गया, ठीक है ना। अच्छा लेट सपोज अगर मैं इसकी वैल्यू 19 कर देता, सेव कर देते हैं, इसकी वैल्यू अगर हम 19 कर देते हैं तो ये डेफिनेटली हमें बोल देता कि हाँ भाई साहब यू आर एलिजिबल फॉर दिस सो एंड सो। देखो ये आज ना गया, यू आर एलिजिबल फॉर फिलिंग द एग्जाम। तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या कर रहा है, एक कंडीशन को चेक कर रहा है, इस कंडीशन को चेक कर रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट वाले पार्ट को इसको एग्जीक्यूट करेगा। और अगर ये फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा इसको। बात समझ में आ गई यहाँ तक, आप दोनों को क्लियर हुआ है पार्ट, ठीक है। अब देखो हमने अब तक ये तो डाल दिया कि भाई चलो ठीक है ट्रू वाला पार्ट कर दो। क्या हो अगर हमारे पास में ये वाला जो पार्ट है अगर ये फॉल्स हो गया बाई चांस, ठीक है, फॉल्स हो जाने पे फिर क्या होगा। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फिर इफ एल्स का। देखो फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं इफ एल्स का। इफ एल्स यहाँ पे क्या करता है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है अभी कि अगर मेरी वैल्यू लेट सपोज अगर मेरी वैल्यू 17 थी ना, तो इसने ना मुझे कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करके नहीं दिया। जब हमने इसे रन कराने के बाद में इसने हमें कुछ भी प्रिंट करके नहीं दिया। क्यों प्रिंट करके नहीं दिया, क्योंकि इसने ये कंडीशन फुलफिल हो नहीं रही थी, तो इसने इसको इग्नोर कर दिया, इस वजह से प्रिंट नहीं करा। हम ये चाहते हैं कि भाई बाई चांस अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, ये कंडीशन किसी भी वजह से अगर फॉल्स हो जाती है, तो ऐसे केस में आप क्या करो, आप सेकंड वाले पार्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दो। जैसे आपको याद है हम लोगों ने इससे पहले कुछ स्टेटमेंट्स पढ़े थे, है ना। तो वो जो स्टेटमेंट्स थे उन स्टेटमेंट्स में क्या हो रहा था एग्जैक्टली, अगर हम लोग बैक स्टेटमेंट्स की बात करें यहाँ पे,
कंडीशनल ऑपरेटर्स जैसे यही थे हमारे पास में। तो इसमें हम क्या कर रहे थे कि भाई अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो एक्सप्रेशन 1 होगा, और एक अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एक्सप्रेशन 2 प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से हम इसी चीज को दूसरे मेथड में पढ़ रहे हैं, इफ एल्स वाले मेथड। ठीक है ना। तो यहाँ पे एल्स क्या करेगा, जब भी हमारा इफ वाला पार्ट जो है ये फॉल्स होगा, तब हमारे पास में एल्स वाला पार्ट ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, एल्स वाले पार्ट को ये प्रिंट करा देगा। तो कैसे प्रिंट कराएगा ये, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, इफ तो लिखा ही हुआ था, चलो वापस से लिख देते हैं इसको हम लोग। मैंने यहाँ पे लिखा इफ अगर मेरी एज, जो भी गिवन एज है, अगर वो 18 या 18 से ऊपर जाती है, तो ऐसे केस में क्या करो आप, ऐसे केस में प्रिंट करा दो कि हाँ भाई आप जो है एलिजिबल हो, यू आर एलिजिबल फॉर एग्जाम्स। ठीक है, ये हमने डाल दिया कि अगर आप 18 से ऊपर हो तो एलिजिबल हो, पर अगर बाई चांस आपकी 18 से नीचे की कोई एज जाती है तो एल्स करो। एल्स क्या करेगा कि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऐसे केस में ये वाली कंडीशन, ये वाला यहाँ पे जो भी कोड होगा ये प्रिंट करा देगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, प्रिंट किया। प्रिंट में मैंने यहाँ पे लिखा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। लेट्स सपोज दिस एग्जाम कर देते हैं, फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, एज को चेक करेगा, एज है 17, क्या यहाँ पे एज यहाँ पे सेट हो रही है, नहीं हो रही, तो क्या करेगा, एल्स पे शिफ्ट कर देगा यहाँ पे और हमें प्रिंट करा देगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। तो जैसे हम इसको प्रिंट कराएंगे, जैसे हम इसको रन कराएंगे, रन कराते ही आप देखिए इसने हमें प्रिंट करा दिया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। क्यों कराया है, समझ में आ गया आप लोगों को, ये वाली पार्ट, ये वाली वैल्यू समझ में आ गई इसके अंदर। इफ एल्स वाला पार्ट, कोई डाउट है इसमें इफ एल्स पे? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लोग इफ एल्स को देख रहे हैं, लेट सपोज कि अगर हमारे पास में कंडीशन ज़्यादा है। ठीक है, कंडीशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि भाई आपकी एज 18 साल से तो ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी जो एज है लेट सपोज 30 साल से नीचे होनी चाहिए। हमने ऐसे भी कर दिया कि भाई आपकी एज अगर 18 और 30 साल के बीच में हुआ तब तो आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम अगेन हमारा जो कंपैरिजन ऑपरेटर वगैरह था, जो दूसरे ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, उसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये चीज मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए इसको। हमने यहाँ पे लिखा इफ अगर मेरी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 से, उसके बाद हम लगाया एंड अगर मेरी एज लेसर देन इक्वल्स टू है 30 साल की, तो क्या होगा, तो प्रिंट हो जाए यू आर एलिजिबल। ठीक है, और अगर बाई चांस ऐसा ना हो, मतलब अगर वैल्यू 17 साल मतलब 18 साल से नीचे चली गई, 30 साल से ऊपर चली गई, अगर ऐसा कुछ हुआ, यानी 18 और 30 के बीच में नहीं है अगर एज, तो ऐसे केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंडीशन आपको रिटर्न कर देगी कि भाई साहब आप एलिजिबल नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, लेट सपोज तो करके देखते हैं। अगर हमने वैल्यू डाल दिया है 23, ठीक है, हमने वैल्यू यहाँ पे 23 डाली है, चेक करते हैं, तो ये हमें बोल देगा यस यू आर एलिजिबल। क्यों, क्योंकि वैल्यू 18 और 30 के बीच में है। लेट सपोज हम यहाँ पे 32 कर देते हैं इस एज को, तो क्या होगा उस केस में, ये हमसे बोल रहा है कि भाई साहब आपकी जो एज है वो ज्यादा है, ऐसे केस में यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स लगा के भी इधर अलग अलग कंडीशन चेक करा सकते हैं। क्लियर हुई बात है आप दोनों को? हरिओम बेटा, आप कुछ कुछ पूछ रहे थे, कुछ कह रहे थे, क्या हुआ था, कुछ हुआ था? अच्छा चलो, अब देखो, अब एक है ना, एक क्वेश्चन आता है कि यार
चलो बात ठीक है आपकी कि भाई एज जो है वो 18 साल से नीचे का यहाँ पे केस है, या एज जो है वो 30 से एज से 18 साल से ऊपर और 30 साल से नीचे का है। पर क्या हो, जब भी मैं यहाँ पे कोई भी एज 32 डाल रहा हूँ तो भी मुझे नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, ठीक है। 17 डाल रहा हूँ, मैं 18 से छोटा डाल रहा हूँ तब भी नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई साहब ऐसा है, मैं अगर 18 साल से नीचे जाऊँ, यानी 17 16 कुछ भी एज पे जाऊँ, तो ऐसे केस में मुझे ये दिखा दे कि नहीं भाई आप अंडर एज है, अभी आपको 18 साल तक का वेट करना है। और अगर आप 30 से ऊपर चले जाते हैं तो ऐसे केस में आपको दिखाए कि नहीं भाई साहब आप एज आपकी पूरी हो चुकी है, एग्जाम आप नहीं दे सकते। ऐसा कुछ यहाँ पे प्रिंट होके आ जाए ऑन बिहाफ ऑफ माई पोर्शंस। तो इसके लिए देखो अब हमारे पास में अलग अलग कंडीशंस आई ना, कि चलो ये वाली कंडीशन तो ठीक है, पर हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए कि 18 साल से नीचे की कंडीशन एक आ जाए इसके अंदर, और 30 साल से ऊपर की भी कंडीशन आ जाए। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे इफ एल्स इफ का यूज करते हैं यहाँ पे, यानी कि अपने पास में जो तीसरी कंडीशन है यहाँ पे एल्स इफ, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे इफ एल्स इफ एल्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो इसमें जरूरी नहीं है कि आप इफ लगाने के बाद एल्स इफ लगाने के बाद एल्स जरूर लगाएं, ऐसा नहीं है। आप अगर इफ पे खत्म करते तो भी ठीक है, अगर आप इफ के बाद में एल्स इफ लेके जाते तो भी ठीक है, और अगर आप इफ के साथ में एल्स यूज करते हो तो भी ठीक है। बट यहाँ पे ये समझनी जरूरी है बात कि भाई आपको इफ का यूज करना ही पड़ेगा, आप डायरेक्टली एल्स इफ पे नहीं आ सकते या डायरेक्टली एल्स पे नहीं आ सकते, ठीक है ना। आपको सबसे पहले हर बार जो भी स्टार्टिंग करनी पड़ेगी इफ से ही करनी पड़ेगी, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपको जो भी स्टार्टिंग करनी पड़ेगी इफ से ही करनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहाँ पे एल्स नहीं लिख सकते या डायरेक्टली यहाँ पे एल्स इफ नहीं लिख सकते। समझ में आ रही बात है यहाँ पे आप लोगों को। तो यहाँ पे इफ या एल्स इफ में क्या होगा, सबसे पहले इफ की कंडीशन चेक करेगा, अगर इफ की कंडीशन सही हुई तो ठीक, नहीं तो फिर एल्स इफ पे जाएगा, फिर वापस से जितने भी एल्स इफ होंगे उस पे जाएगा, और अगर इनमें से इन दोनों में से इफ या एल्स इफ में से कुछ भी सही नहीं होता है फिर ये एल्स में जाएगा, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे करके देखते हैं। हम यहाँ पे बोलते हैं हमारे पास एक कंडीशन ऑलरेडी दी हुई है कि भाई एज जो है वो 18 साल से ऊपर और 30 साल से नीचे होनी चाहिए। अगर मेरी एज 18 साल से नीचे निकल गई, एल्स इफ, अगर हम लिखते हैं एल्स इफ, एल्स स्पेस इफ, हमने यहाँ पे लिखा इफ अगर मेरी एज जो है ये 18 साल से नीचे हुई, समझे। अब हमने क्या लिख दिया है कि भाई अगर हमारी एज 18 साल से नीचे हुई, सो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए ऐसे केस में, हमारे पास प्रिंट हो जाए दैट यू आर अंडर एज, ठीक है। आप अभी अंडर एज हो, आपको अभी एग्जाम नहीं दे सकते, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। थोड़ा सा और ड्रामेटिक बना देते हैं, हेंस यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। ऐसा हमने कुछ कर दिया। और अगर हम लेट सपोज 30 साल से ऊपर को देख रहे हैं, यानी एल्सिफ, एल्सिफ में क्या होगा, ये देखेगा कि भाई आपकी एज 30 साल से ऊपर है कि नहीं, तो एज इज ग्रेटर देन 30, हमने ये डाल दिया। अब ऐसे केस में क्या होगा, ये क्या करेगा, ये एज 18 मान लो 18 साल से तो ऊपर है, हर बार ऊपर है, ठीक है। फिर ये नीचे आया, इसने देखा कि भाई क्या एज हमारी 30 से ऊपर है, इसने देखा देखो 32, ये 32 है, 30 से ऊपर है, दैट मीन्स कि इसको ये वाली वैल्यू प्रिंट करानी है। तो हमने यहाँ प्रिंट कराया योर एज इज कंप्लीटेड फॉर दिस एग्जाम, ऐसा कुछ करके डाल देते हैं, ठीक है। Hence you are not eligible, ऐसे कुछ करके हमने इसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होगा यहाँ पे कि भाई अगर हमारे पास एज जो है यहाँ पे 18 साल से और 30 साल के बीच में हुई तो ठीक, आप एलिजिबल हैं। 18 साल से कम हुआ तो आपको प्रिंट हो जाएगा अंडर एज, और 30 साल से ऊपर हुआ तो आपको प्रिंट हो जाएगा योर एज इज कंप्लीटेड फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है इस कोड में क्या हम बात कर रहे हैं, इस कोड के अंदर क्या बातें हो रही हैं, इस कोड में क्या होगा एग्जैक्टली है, कोड क्या आंसर निकाल के देगा, कुछ समझ में आ रहा है इसमें आप लोगों को।
सूर्यांश बेटा क्लियर हुए? ठीक है, चलिए देखिए इसको हम क्या कराते हैं, इसको आप प्रिंट करा के देखते हैं एक बार क्या हो रहा है इसमें। जैसे यहाँ पे हम इसे प्रिंट कराएंगे, आप देखिए इसने हमें क्या निकाल के दिया है, आपकी जो एज है वो कंप्लीट हो चुकी है, आप एलिजिबल नहीं है इस एग्जाम में। ठीक है, और अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे 17 डाल देता हूँ तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे कि आप जो है अंडर एज हैं, तो आपका एलिजिबल नहीं है एग्जाम के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है यू आर अंडर एज हैंस यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, तो यहाँ पे अच्छा लेट सपोज कि अगर हम लोग यहाँ पे 23 डाल देते हैं एज को, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये इसको एलिजिबल बता देगा। यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो कोई डाउट है यहाँ पे आप लोगों को किसी तरह का, ये कैसे काम कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ में आ गई बात है पूरी? चल अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। अभी तक हम लोगों ने 3 बातें पढ़ी, इफ पढ़ा, इफ एल्स पढ़ा, और इफ एल्स इफ देन एल्स ये पढ़ा हमने। ठीक है, हमने 3 चीजें पढ़ी हैं यहाँ पे। अब इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेस्टेड इफ की। नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ क्या होता है, जब भी हम लोग किसी कंडीशन चेकर के अंदर एक और कंडीशन चेकर लगा देते हैं, मतलब इफ एल्स इफ नहीं, मैं यहाँ पे इफ के अंदर एक और इफ लगा रहा हूँ। ठीक है, तब हम लोग नेस्टेड इफ का यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, जैसे लेट सपोज यहाँ पे मैंने इसको लिया है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड लिया है। कोड क्या कह रहा है, ये कोड हमसे एक वैल्यू ले रहा है। ठीक है, वो वैल्यू लेने के बाद में हम इसको चेक करा रहे हैं। ठीक है, देखो चेक कैसे करा रहे हैं, हमारा मेन मोटो क्या है इसके अंदर। अब हमारा यहाँ पे मोटिव है कि भाई हम यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर नंबर लेने वाले हैं। हम कोई भी नंबर लेंगे और ये चेक कराएंगे कि वो नंबर इवन है या ऑड है। समझ गए? तो चेक द गिवन नंबर वेदर इट इज इवन और ऑड, हम ये कुछ चेक कराने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, चेक कैसे कराएंगे, लेट सपोज हमने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया। ओके, हमने यहाँ पे वार किया, और वार करने के बाद लेट सपोज हमने एनयूएम ले लिया, एनयूएम लेने के बाद हमने यहाँ पे कोई नंबर टाइप कर लिया इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास में वेरिएबल नंबर करके 20 20 करके हमारे पास कोई नंबर है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई हमारा जो भी नंबर हो, ठीक है, ये एटलीस्ट 10 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और 10 से बड़ा होना चाहिए और 30 से छोटा होना चाहिए। हम ऐसा कुछ चेक करा रहे हैं, और फिर हम ये चेक करा रहे हैं कि ये इवन है या ऑड है। ठीक है, तो अब ऐसे केस में हमें यहाँ पे 2 बार चीजें को चेक कराना पड़ेगा, 2 बार कंडीशन को चेक कराना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, पहली बार जो कंडीशन चेक होगी वो इस नंबर के लिए होगी कि ये नंबर 10 से बड़ा और 30 से छोटा है कि नहीं, और दूसरी बार फिर जो कंडीशन चेक होगी वो चेक इस बात पे होगी कि ये नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या कराना है, हमें यहाँ पे एक से ज्यादा बार कंडीशन को चेक कराना है, सेम कंडीशन 2 बार चेक करानी है। ठीक है, यानी कि हमें इसी 20 के ऊपर 2 बार ऑपरेशन करना है। ओके, हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट चेक वेदर द नंबर इज अंडर 10 and 30, 10 और 30 के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, और दूसरी बार चेक करो कि भाई इवन ऑड है कि नहीं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा इफ, यहाँ पे लिखा हमने नम, हमने लिखा इफ नम इज लेसर देन इक्वल्स टू 10 एंड नम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सॉरी हमने उल्टा कर दिया इसको, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 एंड लेसर देन इक्वल्स टू 30, हमने इसको ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये नंबर को चेक करेगा कि भाई 20 नंबर एग्जैक्टली वैल्यू है या नहीं है। ठीक है,
अगर ये वैल्यू सही हो जाती है, ओके, तो इसके अंदर का कुछ प्रिंट होगा, ओके, एग्जीक्यूट दिस कोड, तो इसके अंदर का कुछ प्रिंट होगा। एल्स क्या होगा, क्या प्रिंट हो जाए, यहाँ पे प्रिंट हो जाए कि प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। ये हमसे फिर बोलेगा कि नहीं भाई, आपने ना 10 और 30 के बीच का आपने कोई नंबर आपको देना है, वैलिड नंबर बिटवीन 10 एंड 30, ये हमने बोल दिया इसको, ठीक है। तो अभी इफ एल्स में क्या होगा, इफ एल्स में ये होगा कि भाई अगर ये वैल्यू ठीक होती है तो यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट होगा, अभी जो भी एग्जीक्यूट होगा लिखेंगे अभी हम। अगर ये चीज सही नहीं होती है तो ऐसे केस में एल्स वाला ये वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नाउ अब इस एग्जीक्यूट दिस कोड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक और इफ लिखूंगा, एक और इफ यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ, अगेन हम लोग इफ लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने लिखा कि भाई अगर हमारा नंबर, ठीक है, अगर मैं अपने नंबर को मॉड करूं, डिवाइड करूं 2 से, ठीक है, और मेरे पास अगर आंसर आ जाए 0, यानी कि यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई मुझे रिमाइंडर बताओ कि रिमाइंडर 0 आ रहा ही नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पे कहा कि भाई जब मैं अपने नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा तो अगर मेरा रिमाइंडर 0 के बराबर हुआ, ठीक है, तो क्या प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट हो जाए हमारे पास में गिवन नंबर इज इवन, ठीक है। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने लिखा एल्स, एल्स लिखने के बाद हमने लिखा प्रिंट, और हमने यहाँ पे टाइप कर दिया गिवन नंबर इज, ठीक है, हमने ये चीज टाइप कर दी। तो अभी आप देखिए यहाँ पे आपको इफ के अंदर दूसरा इफ दिखाई दे रहा है ना, इस इफ के अंदर दूसरा इफ अवेलेबल है ना, ये तो इसी चीज को हम नेस्टेड इफ बोलते हैं, समझे ना। जब हमारे पास में एक इफ के अंदर, एक कंडीशन चेकर के अंदर दूसरा कंडीशन चेकर होता है, ठीक है, तो ये चीज नेस्टेड इफ कहलाती है यहाँ पे। तो हमारे पास में हो गया नेस्टेड इफ वाला सेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास में नेस्टेड इफ सेक्शन, नेस्टेड इफ स्टार्ट हमने लिख दिया है यहाँ पे, और नीचे हमने ये नेस्टेड इफ यहीं तक रहा है तो हमने बोल दिया इसको नेस्टेड इफ, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर आप लोगों को? हरिओम, सूर्यांश बेटा कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इसको रन करा के देखते हैं कि हमारे पास क्या निकल के आ रहा है। तो हमारे पास में निकल के आ रहा है गिवन नंबर इज इवन। गिवन नंबर इज इवन क्यों निकल के आया, एक बार फिर दोबारा रन कराते हैं इसको। गिवन नंबर इज इवन यहाँ पे लिखा हुआ है, रीजन है क्योंकि इसने जब 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या दिया 0। लेट सपोज इसको हम 23 कर देते हैं, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हमें आंसर निकाल के दे देगा ये गिवन नंबर इज ऑफ। इस नंबर निकाल के दे गिवन नंबर इज। ये समझ में आ गई बात पूरी, ये कैसे काम करता है, ठीक है। इसकी सारी चीजें जो आपके पीपीटी में वीडियो आपको मिल जाएगी इसमें। नाउ द पार्ट इज, अगला यहाँ पे पार्ट आता है स्विच स्टेटमेंट का। स्विच स्टेटमेंट क्या काम करता है, देखो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट्स बिल्कुल वैसे ही काम जैसे घर में स्विचेस लगे रहते हैं ना, आप स्विच 1 दबाएंगे तो आपकी ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगी, स्विच 2 आप क्लिक करेंगे तो आपसे फैन ऑन हो जाएगा, स्विच 3 से मान लो कोई दूसरा बल्ब ऑन हो जाएगा, ऐसा कुछ करके आप स्विच पे क्लिक करके और कुछ ना कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं। सिमिलरली स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे भी काम करता है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर लेट्स सपोज हमारे पास में दे आर नंबर ऑफ ऑप्शंस वी हैव, ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं और हम किसी भी ऑप्शन को अगर सेलेक्ट करते हैं तो उस ऑप्शन के बिहाफ पे हमारे पास कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं इसका सिंटेक्स कैसे होता है। इसका सिंटेक्स सबसे पहले हम लिखते हैं स्विच, उसके बाद में डालते हैं वेरिएबल एक्सप्रेशन।
ये वेरिएबल एक्सप्रेशन एग्जैक्टली वो वैल्यू कैरी करता है जिसके अंदर हम स्विच को चेक करेंगे। ओके, स्विच को चेक करने का मतलब क्या है? लेट्स सपोज कि हमारे पास में कोई एक वैल्यू है, मान लेते हैं 1 2 3 4 करके हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं कि भाई अगर किसी ने 1 दबाया तो कुछ प्रिंट हो जाए, 2 दबाया तो कुछ प्रिंट हो जाए, 3 दबाया तो कुछ और प्रिंट हो जाए, 4 दबाया तो कुछ और प्रिंट हो जाए, ऐसा कुछ करके यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो ये क्या करेगा? ये सबसे पहले केस चेक करेगा यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो भी आपने वेरिएबल एक्सप्रेशन डाला हुआ है वो किस केस से बिलोंग करता है। और हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने केस लिखा और फिर हमने लिखा केस का नाम यहाँ पे कि भाई क्या ये इस केस से मैच करता है। लेट्स सपोज हमने वन वैल्यू डाली यहाँ पे। तो अगर मेरा वेरिएबल एक्सप्रेशन जो है, अगर मैंने यहाँ पे 1 डाला तो सबसे पहला केस हमने क्या डाला 1। तो जो अगर ये 1 से मैच करता होगा, ये वाला केस 1 से अगर मैच करता होगा तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, रेड वाला। लेट्स सपोज अगर हमने वैल्यू डाल दी 2, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये देखेगा कि भाई क्या हमारे पास केस की वैल्यू 1 2 है, तो ये बोलेगा नहीं ये तो 1 है। फिर ये क्या करेगा, मूव करेगा आगे 2 की तरफ। फिर ये यहाँ पे चेक करेगा कि भाई क्या यहाँ पे केस की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे अगर इसको 2 मिल गई वैल्यू तो क्या करेगा, ये वाला स्टेटमेंट जो होगा इसको प्रिंट करा देगा। और फिर ब्रेक का मतलब है कि इसको एग्जीक्यूट कराने के बाद ये सीधा बाहर निकल जाएगा। ये ब्रेक वही है जो मैंने आपको कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ाया था ना, ब्रेक कंटिन्यू, ये वही चीज है। ओके, अब बाई चांस आपने यहाँ पे डाल दिया 3। अब ये 3 ना तो 1 से मैच कर रहा है, ना तो रेड से मैच कर रहा है, ना ही ब्लू से मैच कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में जब ये दोनों सही मैच नहीं करेगा तो बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू चलेगी फिर। ठीक है कि भाई ये तो किसी से भी मैच नहीं कर रहा, तो फिर ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ये बिल्कुल इफ एल्स की तरह होता है काम, जैसा इफ एल्स जैसा काम करता है ना वैसे स्विच स्टेटमेंट भी काम करता है। बस क्या है, सिंटैक्स अलग अलग है। काम यूज करने की जगह पे आप इसको डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे यूज कर सकते हो जैसा आप चाहो। अगर हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू, अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज नहीं है, सिंगल सिंगल वैल्यू पर अगर हमें काम करना है तो हम स्विच का काम कर सकते हैं, और अगर हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करना है तो हम इफ पे जाकर काम कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज देखते हैं इसको कैसे काम होगा इसके अंदर। ये मैंने ऑलरेडी एक चीज लिखी हुई है, ठीक है। यहां पे हमने क्या मेंशन किया हुआ है, अभी इस लाइन को हम अभी छोड़ देते हैं, दोनों को छोड़ देते हैं, हम डायरेक्टली नीचे बात करते हैं। हमने कुछ स्ट्रिंग की कुछ वैल्यू ली है सी इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू प्रिंट करा दी, मतलब ए बी सी कुछ हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट से चेक कर रहे हैं कि भाई सी के अंदर वैल्यू क्या आएगी। लेट सपोज सी के अंदर जो वैल्यू आई है वो ए के बराबर है, यानी इसके अंदर जो हमने वैल्यू प्रिंट कराई वो ए थी। तो क्या करेगा, ये चेक करेगा कि भाई क्या यहाँ पे ए है, इसको ए मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा, ये प्रिंट वाला जो स्टेटमेंट है वेल डन वाला, ये प्रिंट करा देगा। पर लेट सपोज हमने यहाँ पे सी के अंदर वैल्यू प्रिंट करा दी बी, वैल्यू स्टोर करा दी बी, तो ऐसे क्या करेगा, ये सबसे पहले केस 1 पे जाएगा, देखेगा कि भाई इसकी वैल्यू बी है, ये मना कर देगा कि नहीं भाई इसकी वैल्यू बी तो नहीं है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक कर देगा, यानी कि इस वाले कोड को खत्म करके नेक्स्ट पे चला जाएगा केस पे। अब ये चेक करेगा कि भाई क्या इस केस की वैल्यू बी है, तो ये देखेगा हाँ भाई इसकी वैल्यू बी है, तो क्या करेगा, इसको प्रिंट करा देगा। पर बाई चांस अगर हमने यहाँ पे सी या डी प्रिंट कर दिया तो ऐसे केस में क्या होगा, ए चेक कराएगा ए नहीं मिलेगा, बी चेक कराएगा बी नहीं मिलेगा, फिर ए बाय डिफॉल्ट पहुंच जाएगा इस वाले सेक्शन पे, डिफॉल्ट वाले सेक्शन पे, और प्रिंट करा देगा इनवैलिड ग्रेड वैल्यू को। ठीक है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी करके देखते हैं कि कैसे काम यहाँ पे हो। यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, इसको हमने किया क्लोज, और लेट सपोज हमने यहाँ पे, चलो नम के अंदर कि नहीं ग्रेड डाल देते हैं, यहाँ पे ग्रेड इक्वल्स टू, लेट सपोज हमने डाल दिया ए, ठीक है, हमने ऐसा कुछ कर दिया। अब ऐसा कुछ करने से क्या होगा, हमने लिखा स्विच, और हमने स्विच में पैरेंथेसिस पास करके लिखा ग्रेड, ठीक है। इससे क्या होगा हमारे पास में कि भाई हम ये स्विच स्टेटमेंट से ये बोल रहे हैं कि भाई ग्रेड के अंदर जो भी केसेस होंगे आप इसको चेक करना। ओके, तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे देंगे केस, सबसे पहले लिखेंगे केस, और केस के अंदर हमने क्या बोला कि भाई केस के अंदर अगर हमारे पास में ए वैल्यू आ जाती है, ठीक है, अगर हमारे पास ए वैल्यू आ जाती है तो आप क्या करो, यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाओ, ये करली ब्रेसेस लगाओ,
और कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद इसके अंदर जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको प्रिंट करा देना, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया कि भाई ए है, तो लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यू आ गई वेरी गुड, ठीक है, ऐसा कुछ हमने प्रिंट करा दिया इसको। अगर लेट्स सपोज हमारे पास में अब अगर ये कंप्लीट हो जाता तो क्या कर देगा, ये बाहर आ जाएगा, इसको खत्म करके बाहर आ जाएगा। तो हमने लिखा ब्रेक, और ब्रेक के बाद में हमने यहाँ पे कॉलन सेमी कॉलन दे दिया। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही अगर हमने ग्रेड की वैल्यू मान लो ए डाल दी, अगर हमने इस ग्रेड की वैल्यू ए डाली है तो क्या करेगा, यहां तक इसको प्रिंट कराएगा, इस केस को प्रिंट कराएगा, और प्रिंट कराने के बाद में इस ब्रेक से क्या होगा, ये जो स्विच स्टेटमेंट होगा ये ओवर हो जाएगा और आप इस स्विच स्टेटमेंट से यहां से बाहर निकल जाएंगे। समझ गए। उसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा केस लेट्स सपोज बी, यहां पे मैंने अपनी वैल्यू डाल दी लेट्स सपोज प्रिंट, और हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसा, हमने कुछ लिख दिया। और तीसरा केस अभी हमारे पास मान लो नहीं है, तो हमने यहाँ पे दे दिया डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट से क्या होता है, डिफॉल्ट क्या करेगा हमारे पास में, डिफॉल्ट करेगा जब भी हमें ये दोनों केस नहीं मिलेंगे तो बाय डिफॉल्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। प्रिंट हम करा देते हैं डिफॉल्ट के अंदर कि प्लीज एंटर वैलिड वैल्यू, ठीक है। और हमने भी इसको भी क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। यहां तक बात समझ में आई कि यहाँ पे क्या हुआ है। सूर्यांश बेटा क्लियर हुआ, ठीक है। चलो तो इसको प्रिंट कराते हैं, रन कराते हैं। जैसे रन कराएंगे हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड की वैल्यू ए थी, इस वजह से हमारे पास में यहाँ पे वेरी गुड जो है ये प्रिंट हो गया है। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे बी कर देते हैं तो क्या होगा, हमारे पास में जो बी वाली वैल्यू होगी ये वाली प्रिंट हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू लिख देता हूँ, लेट सपोज हे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हे नाम की कोई वैल्यू हमारे पास होती नहीं है, ना तो कोई ग्रेड है ना कुछ और है। तो ऐसे केस में जैसे हम इसको रन कराएंगे तो रन कराते ही ये हमसे बोलेगा प्लीज एंटर वैलिड ग्रेड वैल्यू, ये हमसे बोलेगा भाई साहब ग्रेड वैल्यू सही से आप शिफ्ट करें, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक, ठीक है। अब इसके थ्रू आप लोगों के पास में टास्क रहेगा, आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट के थ्रू ना क्या करना है, आप लोगों को एटीएम बनाना है। एटीएम मशीन का जो प्रोग्राम होता है ना आपको वो बना के रेडी करना है, ठीक है। कि अगर मैं 1 दबाऊंगा तो मुझसे कैश विड्रॉल के लिए बोलेगा, 2 दबाऊंगा तो मुझसे ये बैलेंस के लिए बोलेगा, 3 दबाऊंगा तो कुछ होगा, 4 दबाऊंगा तो कुछ होगा, ऐसा करके कुछ होगा, ठीक है। और आपको इसी स्विच के अंदर इंटीग्रेट करना है इफ वाले स्टेटमेंट कि लेट सपोज अगर हमने यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे 1 दबाया मान लो कैश विड्रॉल के लिए, ठीक है। तो ये हमसे पूछेगा भाई आपको वैल्यू क्या है, तो ये हमसे पूछेगा प्रॉपर्ली, ठीक है ना। यानी कि आपको यहाँ पे रीड लाइन वाला जो था ना स्टैंडर्ड इनपुट रीड लाइन वाला जो आपको कोड बताया था मैंने एक बार, आपको उस कोड का यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे वैल्यू लेनी है। और आपको ये चेक करनी है कि वो वैल्यू आपके जो खाता है, जो आपका अकाउंट है उससे ऊपर है कि नहीं, प्लस वो वैल्यू 500 से ऊपर है कि नहीं। क्योंकि हम जो डिनोमिनेशन मांगेंगे ना वो 500 का मांगेंगे। तो हम लोग अगर यहाँ पे उसने वैल्यू जो दी है वो 500 के डिनोमिनेशन में दी है, लेट सपोज उसने 2000 रुपये बोले, तो 2000 रुपये जब वो बोलेगा तो 500 के 4 नोट निकल के आएंगे। पर लेट सपोज उसने बोल दिया 2100 की वैल्यू, तो उस केस में 2100 वो नहीं निकल सकता, क्योंकि 500 का वहां पे जो भी वहां पे आपके पास जो नोट का जो अमाउंट है वो 500 का है, तो 500 के मल्टीपल्स में ही वैल्यूज को निकालेगा, 500 से और कोई वैल्यू वो नहीं निकाल सकता यहाँ पे। तो आपको ये चीज भी चेक करनी है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको एटीएम बनाना है, एटीएम के अंदर आपको इफ का यूज करके जो भी अपना आंसर है वो प्रिंट करा देना है। समझ गए बात को, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए इसको देखो, फिर कल हम लोग लूप पढ़ेंगे। लूप पढ़ते ही हमारे पास जितना भी स्टेटमेंट वाला पार्ट है खत्म हो जाएगा।
फिर हम क्लासेस वगैरह पे मूव करेंगे इसके बाद में। ओके, तो कल आप लोग मुझे जो भी मैंने बोला है आपको, जो भी क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन आप लोग मुझे करके देंगे। ओके, चलिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।